टिंडर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक डेटिंग ऐप है, लेकिन कुछ लोग यहाँ टिंडर को अलग तरीके से भी इस्तेमाल करना जानते हैं। राजस्थान की रहने वाली प्रिया सेठ ने कुछ ऐसा ही किया। टिंडर और इंटरनेट के इस्तेमाल से प्रिया सेठ के पास इतने पैसे आ गए थे कि वो 80-80 हजार के तो बस जूते पहना करती थी। इसके कपड़ों की कीमत लाखों में होती थी। लेकिन जब प्रिया सेठ के काले कारनामों से पर्दा उठा तो हर कोई शॉक्ड रह गया था। प्रिया सेठ के जुर्म की दास्तां सुनकर आपका भी कलेजा दहल जाएगा। आखिर प्रिया सेठ टिंडर के सहारे लोगों के साथ क्या करती थी? दुष्यंत मर्डर केस से प्रिया का क्या रिश्ता था और प्रिया सेठ के काले कारनामों से पर्दा कैसे उठा? चलिए जानते हैं सब कुछ इस पूरी कहानी में। मेरा नाम है आर्यन और आज मैं आपको प्रिया सेठ की कहानी सुनाऊंगा। इस कातिल हसीना के जुर्म की पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी की मुख्य विलन प्रिया सेठ का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में राजस्थान के भैना नाम के छोटे से शहर में हुआ था। प्रिया बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थी, साथ ही दिखने में भी काफी खूबसूरत थी। पढ़ाई में प्रिया कितनी तेज थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 10वीं में प्रिया ने 90% मार्क्स हासिल किए थे। वहीं प्रिया ने 12th बोर्ड 85% नंबर के साथ पास किया था। चूंकि प्रिया पढ़ाई में काफी तेज थी, इसीलिए परिवार वालों ने प्रिया को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी के लिए जयपुर भेज दिया और जयपुर के ही एक कॉलेज में प्रिया ने आर्ट्स की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। कॉलेज के साथ साथ प्रिया यहाँ कोचिंग भी करने लगी। प्रिया एक छोटे शहर से आई थी और उस शहर के मुकाबले जयपुर काफी बड़ा था। यहाँ की चमक दमक देखकर प्रिया को समझ में आया कि असल दुनिया तो यहाँ बसती है। शहर की चकाचौंध में प्रिया इतनी तेजी से खोने लगी कि अब वो सब कुछ हासिल करना चाहती थी और इस शहर के रईस लोगों के पास जो भी था वो अब प्रिया को भी चाहिए था। अब प्रिया बहुत जल्द बेतहाशा पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली प्रिया को महीने भर के खर्चे के लिए 20,000 रुपए मिलते थे। प्रिया जो ख्वाब देख रही थी उसके सामने 20,000 महीने के हिसाब से बहुत कम थे। इसीलिए प्रिया ने पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी ढूंढनी शुरू कर दी। जब प्रिया सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी तो एक दिन न्यूज़पेपर में उसने जॉब के सिलसिले में एक विज्ञापन देखा। उस नंबर पर प्रिया ने कांटेक्ट किया तो पता चला कि ये एक ऐसी एजेंसी का नंबर था जो लड़कियों का धंधा किया करता था। उस एजेंसी वाले ने प्रिया को कहा कि तुम कॉलेज की जवान खूबसूरत लड़कियों को हमारे धंधे में लेकर आओ तो तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे। पहले तो प्रिया ने वो ऑफर ठुकरा दिया, मगर पैसों के ऑफर के आगे प्रिया ने इस बिजनेस में उतरने का फैसला कर लिया और वो एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी के लिए काम करने लगी। ये कॉलेज की मासूम लड़कियों को बहला फुसला कर जिस्म फरोशी के धंधे में लाने लगी थी। इसके बदले प्रिया को काफी पैसे मिलते थे। छोटे शहर से एक शरीफ लड़की के तौर पर आई प्रिया अब एस्कॉर्ट्स के धंधे में उतरने के बाद सिगरेट शराब का नशा भी करने लगी। कुछ समय तक प्रिया ने दूसरी कंपनियों के लिए काम किया और जब काम करने का पूरा तरीका प्रिया को समझ में आ गया तो इसने अपनी ही एस्कॉर्ट सर्विसेज की वेबसाइट 2014 में लॉन्च कर दी। प्रिया ने अपनी ये वेबसाइट लोगों को लड़कियां अवेलेबल करवाने के लिए लॉन्च नहीं की थी, बल्कि उसने ये साइट लोगों को ठगने के लिए बनाई थी। दरअसल इस वेबसाइट के जरिए जब कोई ग्राहक प्रिया को फोन करता था तो वो एक व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए फोन करने वाले व्यक्ति को कई लड़कियों की फोटो भेजती थी और जब क्लाइंट किसी एक लड़की को पसंद कर लेता था तो प्रिया उससे पैसों की बात करती थी। प्रिया एक लड़की की कीमत 25 से 30,000 रुपए तक एक रात के लिए लगाती थी। इसके बाद क्लाइंट से मिलने का प्रोग्राम तय करती थी। अमूमन क्लाइंट प्रिया को ही पसंद किया करते थे क्योंकि प्रिया देखने में खूबसूरत थी। सब कुछ फाइनल होने के बाद प्रिया अपने क्लाइंट को मिलने के लिए बुलाती थी। जब प्रिया किसी क्लाइंट से मिलने जाती थी तो कुछ देर वो लोग बात करते और प्रिया पहले ही पूरा पैसा एडवांस में ले लेती और क्लाइंट से कहती कि मैं इस पैसे को कार में रख कर आती हूँ और फिर तुम जहां कहोगे तुम्हारी कार में मैं चलूंगी। इसी बहाने प्रिया वहां से निकलकर अपनी कार से फुर हो जाती थी। इधर क्लाइंट इंतजार में बस अपने हाथ मलता रह जाता था। देखते ही देखते बहुत कम समय में प्रिया ने सैकड़ों लोगों को ठग लिया।
अब प्रिया के पास काफी पैसे हो गए थे और इसके शौक भी काफी महंगे हो गए थे। अब प्रिया 40 से 50 हजार की कीमत वाले जूते पहना करती थी और इसके कपड़ों की कीमत हजारों में होती थी। प्रिया का महीने का पर्सनल खर्चा 2 से 3 लाख तक होने लगा था और ये सब पैसा बस प्रिया ठगी के सहारे हासिल करती थी। प्रिया अब तक सैकड़ों लोगों को लड़की देने के नाम पर ठग चुकी थी, लेकिन शर्म के मारे प्रिया की शिकायत किसी ने भी दर्ज नहीं करवाई थी। मगर 2014 में जब ऐसी ही ठगी प्रिया ने एक व्यक्ति से की तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर कुछ ही दिनों के अंदर प्रिया जेल से बाहर आ गई और फिर से इस धंधे में शामिल हो गई। इसी तरह 2014 में ही प्रिया एक बार एटीएम के पैसे निकालने गई और फिर गैस कटर की मदद से उसने एटीएम के अंदर पैसे रखने वाली जगह को काटना शुरू कर दिया। वो पकड़ी गई और इस मामले में भी कुछ महीने जेल में रहने के बाद वो वापस आ गई। जेल से बाहर आने के बाद एक तरफ प्रिया एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम पर लोगों से पैसे ठग रही थी और अब इससे इंटरनेट के जरिए भी ठगी का रास्ता मिल गया था। 2015 के बाद डेटिंग ऐप टिंडर काफी लोकप्रियता बटोर रहा था और लोग मौज मस्ती के लिए अपने पार्टनर की तलाश में टिंडर ऐप का सहारा लेने लगे थे। प्रिया ने अब टिंडर ऐप को अपना ठिकाना बनाया और वहां वो लोगों को पहले अपने जाल में फंसाती थी। कुछ दिन बातें किया करती थी, फिर मुलाकातों का दौर शुरू हो जाता था। जब प्रिया किसी टिंडर मैच से मिल जाती थी तो उसके साथ कुछ अश्लील तस्वीरें भी खिंचवा कर रख लेती थी। फिर उन्हीं तस्वीरों के जरिए प्रिया सामने वाले को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती थी और फिर ब्लैकमेलिंग के जरिए लाखों रुपए ठग लेती थी और टिंडर से भी इसकी अच्छी खासी ठगी हो रही थी। अगर एक दो मामलों को छोड़ दें तो किसी भी मामले में प्रिया के खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि प्रिया इतनी शातिर थी कि वो सिर्फ 35 से 45 साल की उम्र वाले शादीशुदा अमीर लोगों को ही अपना शिकार बनाती थी। अब ऐसे लोग ब्लैकमेलिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती, साथ ही उनकी बदनामी होती सो अलग। ऐसा होते होते साल 2018 आ गया। टिंडर से ही प्रिया ने एक 45 साल के बैंक मैनेजर को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और उसके साथ लिव इन में रहने लगी। प्रिया ने उससे काफी पैसे ठगे और कुछ महीनों तक खूब मौज मस्ती की। सामने वाला तो इसे प्यार ही समझ रहा था, मगर प्रिया के लिए वो बैंक मैनेजर एक शिकार से ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ महीनों तक एक अच्छी लड़की बनकर प्यार का नाटक करने के बाद प्रिया अपने रंग पर आई और उसने अपने लिव इन पार्टनर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने अपने पार्टनर को धमकी देना शुरू कर दिया कि तुमने मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया है, अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर मैं तुम पर रेप का केस कर दूंगी। इस बार किस्मत ने प्रिया का साथ नहीं दिया, क्योंकि प्रिया के पार्टनर ने शुरू में ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी और पुलिस वाले को पूरी कहानी सुनाई। इधर प्रिया पर पहले से ही कई मामले दर्ज हो चुके थे, इसीलिए पुलिस ने इस मामले को सीरियसली लेते हुए जांच शुरू कर दी और आखिरकार पुलिस ने इतने सबूत जुटा लिए जिससे यह साबित हो सके कि प्रिया उस व्यक्ति के साथ अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में थी और अब ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए ऐंठने के चक्कर में थी। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने प्रिया को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में प्रिया 2018 की शुरुआत में लगभग 1 महीने तक के लिए जेल में रही और फिर बेल पर बाहर आ गई। जेल से बाहर आने के बाद भी प्रिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और उसने एक बार फिर से टिंडर पर अपने नए शिकार खोजने की तैयारी कर ली। इस बार प्रिया की मुलाकात टिंडर पर प्रिया सेठ को विवान कोहली ने खुद को अविवाहित बताया। इसके अलावा विवान ने प्रिया को बताया कि वो दिल्ली में रहता है और उसका ताल्लुक बहुत बड़े बिजनेस घराने से है और वो करोड़ों का मालिक है। इतना सब कुछ जानने के बाद प्रिया के लिए ये एक परफेक्ट शिकार था। धीरे धीरे इन लोगों की खूब बातें होने लगी और प्रिया विवान कोहली के साथ प्यार का नाटक करने लगी। दोनों घंटों घंटों तक बात किया करते और इन दोनों में कई बार राजस्थान के एक होटल में मुलाकात भी हुआ करती। इसी बीच 2018 में फरवरी के महीने में टिंडर पर ही प्रिया की मुलाकात 21 साल के दीक्षांत नाम के लड़के से हुई।
दीक्षांत का संबंध मुंबई के एक रईस परिवार से था और दीक्षांत खुद भी पेशे से एक मॉडल था और प्रोड्यूसर भी था। प्रिया ने दीक्षांत को भी अपने प्यार में फंसा लिया। दीक्षांत प्रिया को लेकर इतना पागल हो गया कि वो अपने काम धंधे को छोड़कर जयपुर आ गया और यहाँ इसने प्रिया के साथ मिलकर एक लग्जूरियस अपार्टमेंट में एक किराए का घर ले लिया। सोसाइटी में प्रिया और दीक्षांत ने खुद को पति पत्नी बनाकर पेश किया। एसी अपार्टमेंट के आसपास प्रिया के नए बॉयफ्रेंड दीक्षांत का एक दोस्त भी रहता था। उसका नाम था लक्ष्य वालिया। लक्ष्य की उम्र 20 साल थी। अब तक प्रिया ने जितने भी बॉयफ्रेंड बनाए थे वो सभी नाटक थे और उसने बस सामने वाले को ठगने के लिए ही प्यार का नाटक किया था। लेकिन ये पहली बार था जब प्रिया खुद दीक्षांत के प्यार में पड़ गई थी। दोनों लिव इन में रहने लगे थे। जब साथ रहते हुए कुछ समय गुजर गया तो प्रिया को पता चला कि दीक्षांत मुंबई के रईस परिवार से तो जरूर आता है, मगर फिलहाल दीक्षांत 25 लाख के कर्जे में डूबा हुआ है। दीक्षांत ने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, लेकिन उस प्रोजेक्ट में उसे जबरदस्त नुकसान हो गया था। जब दीक्षांत के कर्जे के बारे में प्रिया को पता चला तो प्रिया दीक्षांत को बताती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे का जुगाड़ करती हूँ और हम मिलकर इस कर्जे को चुका देंगे। यहाँ प्रिया ने पहली बार दीक्षांत को विवान कोहली के बारे में बताया। प्रिया ने दीक्षांत को बताया कि टिंडर पर कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात विवान कोहली नाम के दिल्ली के एक अमीर बिजनेसमैन से हुई है। वो करोड़ों का मालिक है। मैं उसे अपने प्यार में फंसाऊंगी और फिर उसे ब्लैकमेल या किडनैप करके पैसे ऐंठ लूंगी। प्रिया ने इस प्लान के बारे में अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत के साथ साथ दीक्षांत के दोस्त लक्ष्य वालिया को भी बताया। सभी को ये प्लान अच्छा लगा और वो इस किडनैपिंग करने के लिए तैयार हो गए। सब कुछ फाइनल होने के बाद जब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली, प्रिया ने विवान को एक बार फिर से जयपुर मिलने के लिए बुलाया। विवान भी तुरंत प्रिया से मिलने पहुंच गया। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असल में विवान कोहली नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि विवान कोहली का असल नाम दुष्यंत शर्मा था, जो जयपुर में ही रहता था। दुष्यंत शर्मा एक प्राइवेट माइनिंग कंपनी में बतौर मैनेजर का काम किया करता था। दुष्यंत शर्मा की 3 साल पहले शादी भी हो चुकी थी और उनका एक 1.5 साल का बेटा भी था। मगर टिंडर पर दुष्यंत ने प्रिया सेठ के सामने खुद को अविवाहित करोड़पति बिजनेसमैन विवान कोहली के तौर पर पेश किया था। इस तरह 2 मई 2018 को शाम के 7 बजे विवान कोहली उर्फ दुष्यंत शर्मा जयपुर के शिवपुरी एक्सटेंशन स्थित अपने घर से पूरी तरह अच्छे से तैयार होने के बाद पिता की ऑल्टो लेकर निकल गया। जब दुष्यंत से घर वालों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो दुष्यंत ने अपने पिता रामेश्वर शर्मा से कहा कि काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना है और मैं कुछ घंटों में वापस भी आ जाऊंगा। जब रात के 9 बज गए और दुष्यंत वापस नहीं आया तो दुष्यंत के पिता ने रात के 9:15 बजे अपने बेटे के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन 1 घंटी होते ही दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। कुछ समय घर वालों ने इंतजार किया और फिर 9:45 बजे दुष्यंत को बिट्टू शर्मा ने दुष्यंत के नंबर पर कॉल किया। इस बार दुष्यंत ने कॉल उठाया और अपनी पत्नी को कहा कि कंपनी के एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है, मामला बहुत बड़ा है और जुर्माने के तौर पर 8 से 10 लाख रुपए पुलिस वाले मांग रहे हैं। ऐसे में मुझे आने में रात को देर हो सकती है क्योंकि पूरा मामला सुलझाने में समय लग जाएगा। घर वालों ने सोचा कि कुछ समय बाद दुष्यंत वापस आ जाएगा, लेकिन उनकी इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हुई और होते होते सुबह हो गई। इसी दौरान रात में परिवार वालों और रिश्तेदारों ने अपने स्तर से दुष्यंत को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। रास्ते में ही पड़ने वाली पुलिस थाने में भी दुष्यंत के घर वालों ने दुष्यंत के गायब होने की औपचारिक जानकारी दे दी थी, लेकिन दुष्यंत का कोई अता पता नहीं चल रहा था। 3 मई 2018 को अचानक सुबह के 9:45 बजे दुष्यंत शर्मा ने अपने पिता को फोन किया और कहा कि इन लोगों को जितनी जल्दी हो सके 10 लाख रुपए भेज दीजिए और मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। इससे पहले कि दुष्यंत के पिता कुछ कह पाते, दूसरी तरफ से एक लड़की ने कहा, मैं तुम्हें 20 मिनट का समय देती हूँ। अगर 20 मिनट में तुमने अपने बेटे दुष्यंत शर्मा के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा नहीं करवाए तो मैं इसे मार दूंगी। इस पर दुष्यंत के पिता ने कहा कि मेरे पास अभी 10 लाख रुपए नहीं है, लेकिन 1 घंटे के अंदर
3 लाख रुपए मैं जमा करके दे सकता हूं, तो प्लीज इसे छोड़ दें। लेकिन दूसरी तरफ लड़की ने कहा, 20 मिनट से ज्यादा समय तुम्हें नहीं मिलेगा, और उसने फोन काट दिया। इसके बाद दुष्यंत के पिता पैसों के जुगाड़ में लग गए। वो सीधा बैंक गए, जहां उन्होंने अपने जीवन भर के 3 लाख रुपए की सेविंग कर रखी थी। उन्होंने वो 3 लाख रुपए अपने अकाउंट से अपने बेटे दुष्यंत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ट्रांजैक्शन की रसीद दुष्यंत के पिता ने व्हाट्सएप के जरिए अपने बेटे के नंबर पर भेज दी। इसके बाद दुष्यंत के पिता रामेश्वर शर्मा ने अपने बेटे के नंबर पर फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। अब दुष्यंत के पिता पुलिस के पास गए और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने फोन कॉल की पूरी बात पुलिस वालों को भी बताई। पुलिस जांच में लग गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा, और यूं ही 3 मई 2018 का दिन भी खत्म हो गया। इधर अनहोनी की आशंकाओं के बीच दुष्यंत की पत्नी, मां और पिता रो रो कर बेहाल हो चुके थे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 3 मई 2018 की रात को राजस्थान के झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन से रामेश्वर के पास एक फोन आया। पुलिस ने बताया कि आप तुरंत एसएमएस हॉस्पिटल चले आइए, क्योंकि आपको एक लाश की पहचान करनी है। दुष्यंत के परिवार वाले भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। वहां जो लाश पुलिस को मिली थी, उसका चेहरा इतने बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था कि पहचानना भी मुश्किल था। लाश को कई टुकड़ों में काटा हुआ था। लाश के साथ की गई हैवानियत को देखकर हर किसी की रूह कांप गई। लाश का चेहरा भले ही बिगाड़ दिया गया था, मगर दुष्यंत के पिता ने अपने बेटे की लाश को उसके पास से बरामद की गई चीजों को देखकर और बेटे के शरीर पर मौजूद कुछ निशानों को देखकर पहचान लिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर दुष्यंत की हत्या किसने और क्यों की। पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग गई, और पुलिस ने उन सभी नंबरों को ट्रेस करना शुरू कर दिया जिससे पिछले कुछ दिनों में दुष्यंत की बात हुई थी। अब दुष्यंत के नंबर की कॉल डिटेल मंगाई गई, तो पता चला कि एक नंबर ऐसा है जिस पर पिछले कुछ दिनों से लगातार दुष्यंत बात कर रहा था, और उसके नंबर की तथा जिस नंबर पर दुष्यंत बात कर रहा था, दोनों नंबरों की लोकेशन दुष्यंत के मोबाइल के स्विच ऑफ होने तक एक ही जगह थी। पुलिस उस लोकेशन पर गई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। पुलिस को यहां से इतनी जानकारी जरूर मिली कि यहां पर एक लड़की और एक लड़का रहते हैं। पुलिस को अब प्रिया और दीक्षांत के बारे में पता चल चुका था, और अब पुलिस जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार करना चाह रही थी। मगर प्रिया इतनी शातिर थी कि रात में ही ऐसी जगह गायब हो गई कि उसे ढूंढना मुश्किल हो गया था। लेकिन प्रिया पुलिस को लंबे समय तक धोखा नहीं दे पाई और पुलिस के जाल में फंसी गई। जब प्रिया 4 मई 2018 की सुबह अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत कामरा के साथ शहर छोड़कर भागने की तैयारी में गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, यहीं पर पुलिस ने उसे धर लिया। प्रिया और दीक्षांत के साथ साथ पुलिस ने लक्ष्य वालिया को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि लक्ष्य भी इन दोनों के साथ उस कार में सवार था जिस कार को लेकर दुष्यंत 2 मई की शाम अपने पिता के घर से निकला था। पुलिस इन तीनों को लेकर थाने आ जाती है और पूछताछ का सिलसिला शुरू कर देती है। शुरू में हर शातिर अपराधी की तरह ये तीनों किसी भी दुष्यंत को जानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो ये तीनों राज उगलना शुरू करते हैं। प्रिया के बयान के अनुसार 2 मई को प्रिया ने विवान कोहली को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया, और फिर वहां कुछ देर रुकने के बाद प्रिया के फ्लैट पर चले गए। प्लान के मुताबिक प्रिया ने अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत और उसके दोस्त को पहले से ही बता दिया था कि वो विवान को लेकर फ्लैट पर आ रही है। इसलिए जैसे ही प्रिया विवान को लेकर फ्लैट में एंटर होती है, लक्ष्य और दीक्षांत ने विवान को अचानक से पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक बेड पर पटक दिया। इसके बाद लक्ष्य और दीक्षांत विवान के साथ मारपीट करने लगे और उसे धमकाने लगे। इसी बीच बिस्तर पर पड़े हुए विवान उर्फ दुष्यंत की पैंट की पिछली जेब से प्रिया उसका पर्स निकाल लेती है। इस पर्स से एक आई कार्ड निकलता है, और उस आई कार्ड पर फोटो तो विवान की होती है, लेकिन नाम लिखा होता है दुष्यंत शर्मा। ये सब देखकर प्रिया सारा खेल समझ जाती है, और दुष्यंत उन्हें बताता है कि असल में वो किसी करोड़पति का बेटा नहीं है, बल्कि एक माइनिंग कंपनी में काम करने वाला एक छोटा सा मैनेजर है। अब इन तीनों को समझ नहीं आता कि इस दुष्यंत के साथ क्या किया जाए, क्योंकि ये लोग तो विवान कोहली से करोड़ों रुपए निकालना चाह रहे थे।
लेकिन इनके सामने पड़ा था दुष्यंत शर्मा, जिसकी हैसियत 2-4 लाख रुपए भी नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद प्रिया और दीक्षांत दुष्यंत से कहते हैं कि अभी अपने पिता को फोन करो और जल्द से जल्द 10 लाख रुपए अरेंज करो। इसके बाद क्या हुआ वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जब प्रिया से पूछा गया कि जब तुम्हें 3 लाख रुपए मिल गए थे तब भी तुमने दुष्यंत की हत्या क्यों की, तो इस पर उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने पैसे मिलने से पहले ही प्रिया के कहने पर दुष्यंत की हत्या कर दी थी। दरअसल पूरा प्लान फेल होने से प्रिया बहुत गुस्से में थी, इसीलिए उसने दुष्यंत की मौत का फैसला पहले से ही कर दिया था। दुष्यंत को मारने के लिए प्रिया का बॉयफ्रेंड दीक्षांत दुष्यंत के सीने पर बैठ गया और अपने हाथों से दुष्यंत का गला दबाने लगा। जब दुष्यंत नहीं मरा तो उसने एक तकिए से दुष्यंत का मुंह दबाकर उसे फिर से मारने की कोशिश करी। फिर भी दुष्यंत की मौत नहीं हो रही थी। इससे प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो सीधे किचन में जाती है, जहां से फल काटने वाला चाकू लेकर दीक्षांत के हाथ में दे देती है। अब चाकू से दीक्षांत दुष्यंत की गर्दन पर 10 से 12 बार वार करता है और आखिरकार दुष्यंत को मौत की नींद सुला देता है। दुष्यंत की हत्या करने से पहले जब प्रिया ने दुष्यंत का पर्स निकाला था तो उसमें दुष्यंत का एटीएम कार्ड भी था। प्रिया उस एटीएम कार्ड को लेती है और एटीएम का पिन दुष्यंत से पूछ लेती है। दुष्यंत की हत्या करने के बाद प्रिया एटीएम कार्ड लेकर पास के ही एसबीआई के एटीएम में जाती है और वहां से 25,000 रुपए निकाल लेती है। 25,000 इसीलिए क्योंकि दुष्यंत की एटीएम की एक दिन की मैक्सिमम लिमिट 25,000 सेट थी। पैसे निकालने के बाद प्रिया पास की ही दुकान में जाती है, जहां से वो एक बड़ी ट्रॉली खरीद लेती है। उसके बाद घर के अंदर दुष्यंत की लाश को तीनों लोग मिलकर कई टुकड़ों में काट कर उसी ट्रॉली में रख देते हैं और उसे कार में ले जाकर आमेर की पहाड़ियों में रात के अंधेरे में फेंक देते हैं। यही सूटकेस अगले दिन पुलिस बरामद कर लेती है। फिर ये तीनों वापस आते हैं, अपनी कार का नंबर प्लेट बदलकर कार को अपने फ्लैट से बाहर एक सुनसान जगह पर खड़ी करते हैं और दुष्यंत की ऑल्टो कार लेकर ये तीनों वहां से निकल जाते हैं और सुबह गांधीनगर स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने की नीयत से ये लोग पहुंच जाते हैं, मगर वहां इनका इंतजार पुलिस कर रही होती है। पुलिस की जांच के दौरान बरामद किए गए प्रिया के कपड़ों से पता चला कि जो जूते प्रिया पहना करती थी उनकी कीमत 35,000 से लेकर 80,000 रुपए तक थी। प्रिया की घड़ी 45,000 की थी और इसके सभी कपड़े काफी महंगे ब्रांड्स के थे। प्रिया खुद बताती है कि उसने लड़की अवेलेबल करवाने के नाम पर हजारों से ज्यादा लोगों को ठगा था। कमाल की बात तो यह है कि प्रिया ने इस ठगी को कभी गलत भी नहीं माना, बल्कि प्रिया इसे कहती थी कि वो एक समाज सेवा कर रही है और वैसे लोगों को सजा दे रही है जो अपने घर में अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। प्रिया पर ठगी, ब्लैकमेलिंग, हत्या, अपहरण, सबूत मिटाने की कोशिश, इन सब के तहत कई धाराओं के मामले दर्ज हैं। दुष्यंत की हत्या में शामिल लक्ष्य वालिया और दीक्षांत कामरा पर भी हत्या, साजिश, अपहरण और सबूत मिटाने की धाराओं के केस दर्ज हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने कई ठोस सबूतों के साथ 42 गवाह भी पेश किए हैं। इस पूरे मामले में लक्ष्य वालिया कुछ साल जेल में बिताने के बाद फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। प्रिया और दीक्षांत ने 2020 में एक जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद इन दोनों ने एक बार फिर से कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन दूसरी बार भी कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया और फिलहाल ये दोनों जेल में ही हैं। दोस्तों, इस संगीन जुर्म के लिए प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते हुए इसे शेयर भी करें, ताकि किसी भी डेटिंग ऐप और किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत तरीके से ना किया जाए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। जल्द ही आपसे मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी दिल दहला देने वाली एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।